हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आमिर। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया बेसिक्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्टेटमेंट एंड इन्फरेंसेस। लगभग 5 क्वेश्चंस मैंने मॉक टेस्ट वाले इसमें डिस्कस किए थे जो हमारे टेस्ट जोन में भी हमने डाले हुए हैं क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन के। और आपके कमेंट्स, डाउट्स के मैं वेट करता रहा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए, डाउट्स भी अपने पूछे और आई वेलकम कि आपने इसका इनिशिएटिव लिया और उसका आंसर भी हमने आपको दिया। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशंस। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी एजम्पशंस शुरू से रहे हैं, क्योंकि इन्फरेंस और एजम्पशंस में क्या डिफरेंस है ये हम थोड़ा सा इन्फर नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से थोड़ा सा ये एम्बिगुअस भी हो जाता है। तो पहले हम समझेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एजम्पशंस का। फिर से वैसा ही स्टार्ट करूंगा मैं। बेसिकली अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें एजम्पशन की, तो ये मेरी अपनी खुद की बनाई हुई एक डेफिनेशन है। चलिए पढ़ते हैं मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। एजम्पशन इज अ स्टेटमेंट विच प्रीसपोजेज द फॉर्मेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। थोड़ा सा भारी भरकम लैंग्वेज में फिर से बताने की कोशिश की मैंने। हालांकि एक स्टेटमेंट क्या होता है ये तो अब आप समझ ही सकते हैं। वो सेंटेंस जिसका कोई ट्रुथ वैल्यू हो, यानी कि उसकी वैल्यू या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, तो वो एक स्टेटमेंट होगा, पहली बात। एंड सेकेंडली, वो कुछ प्री सपोज करेगा, हमारे आर्ग्यूमेंट को जो फॉर्मेशन होगी उसको प्री सपोज करेगा। अब ये क्या होता है? अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो एक पिक्चर मैंने आज इंटरनेट से डाउनलोड की है और वो मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहूँगा। इस पिक्चर को देखेंगे आप तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और वो स्टेटमेंट यहाँ पे कहता है, बहुत ही सिंपल एक लाइन स्टेटमेंट है, वी डोंट नीड लाइफ बोट। ये शिप का सीन दिख रहा है आपको। इसको देखकर आपको कोई मूवी का सीन याद आता होगा या आपने कभी अपने क्लास 4 या 5 में इसकी स्टोरी पढ़ी होगी, टाइटैनिक। यस, ये टाइटैनिक शिप है, ये आइसबर्ग से टकराने वाला है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोला गया है कि वी डोंट नीड लाइफ बोट, हमें लाइफ बोट की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर मैं इसे एक स्टेटमेंट मान के चलूँ और इसको मैं अपना आर्ग्यूमेंट भी मान लूँ फॉर टाइम बिंग। वैसे तो आर्ग्यूमेंट एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, लेकिन यहाँ एक सिंगल स्टेटमेंट को भी अगर मैं मान के चलूँ तो यहाँ पर उसने उसके पीछे एक रीज़न और आगे दिया है, आप पढ़ सकते हो। द शिप, ये मान के चल रहे हैं द शिप इज अनसिंकेबल, मतलब ये शिप तो डूब ही नहीं सकता। ये एक एजम्पशन है। इस एजम्पशन को लेकर के आपने एक स्टेटमेंट दिया कि वी डोंट नीड लाइफ बोट, हमें लाइफ बोट की आवश्यकता नहीं है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर प्री सपोजिशन है, हमने पहले से ही प्रिज्यूम करके रखा था कि ये शिप कभी डूब नहीं सकता, इसीलिए हमने लाइफ बोट का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया। एक्चुअली एजम्पशन एक, आप ज़्यादातर अगर आर्ग्यूमेंट्स देखोगे तो वहाँ पर आपको एजम्पशन दिखेगा नहीं, पर आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या इस एजम्पशन को लेकर के ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म किया जा सकता है। बस यही क्रिटिकल रीजनिंग है। तो हमें वो उन स्टेटमेंट्स में से छांटने होंगे कि वो स्टेटमेंट्स जो हम प्रिज्यूम करेंगे उस आर्ग्यूमेंट के टॉप पे, यानी वो आर्ग्यूमेंट किस तरीके से बना, उस एजम्पशन को हम डिराइव करके उसके बेसिस पे हमने एक आर्ग्यूमेंट बनाया। आई होप यहाँ पर आप वो एजम्पशन वाला क्लेम देख पा रहे हो। क्या एजम्पशन सही है? बिल्कुल, आपने एज्यूम करके रखा कि शिप तो डूब नहीं सकता, इसीलिए हमने यहाँ पर लाइफ बोट का इस्तेमाल नहीं किया इस शिप पर। हालांकि एजम्पशंस अच्छे नहीं हो सकते, बुरे भी नहीं हो सकते। यहाँ लिखा हुआ है एजम्पशंस आर नाइदर गुड और बैड बट सम अनचेक्ड कैन हैव डिजास्टर्स इफेक्ट्स। कोई कॉपीराइट का मसला ना है, इसलिए मैंने यहाँ पूरा का पूरा जिस बंदे ने ये ड्राइंग बनाई है उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। चलिए, आई होप आपको इससे कुछ एजम्पशन का आइडिया हो गया हो। तो हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे कुछ, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और बेटर बिल्डअप हो पाए। ठीक है, तो कुछ मॉक टेस्ट के सवाल मैं फिर से लाया हूँ आपके सामने ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो पहला सवाल बहुत तेज़ी से पढ़ेंगे हम। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया है, ठीक है। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ पैसेज इज गिवन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं पैसेज के बाद और आपको बस ये बताना है कि उसमें से कौन सा एजम्पशन फॉलो होगा या नहीं। या हो सकता है नंबर ऑफ एजम्पशंस भी हों, हो सकता है 2 फॉलो हो जाए, या हो सकता है तीनों फॉलो हो जाए, या कोई भी फॉलो ना हो।
तो ये तो हम ऑप्शंस में देखेंगे, पहले हम अपना पैसेज पढ़ते हैं और स्टेटमेंट्स को देखते हैं क्या वो हमारे एजम्पशन की श्रेणी में आते हैं कि नहीं, ये हम देखेंगे। चलिए पहला बहुत तेजी से हम पढ़ेंगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हम पढ़ रहे हैं पहला प्रेमाइस, which had imposed a basic customs duty on imports, led companies including Samsung to expand their manufacturing base, besides paving way for other companies to make a comeback. अब यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम की बात की जा रही है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा स्टार्ट किया गया है, और यहाँ पर कुछ बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ की बात की जा रही है इंपोर्ट्स के ऊपर जो लगाए गए हैं। तो इसका मतलब कि कुछ सपोर्ट है कंपनीज़ को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, जिसकी वजह से सैमसंग जैसी कंपनियों ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में बढ़ा दिया होगा। बिल्कुल, ये भी हम इन्फर कर सकते हैं यहाँ से। बिसाइड्स पेविंग वे फॉर अदर कंपनीज टू मेक अ कमबैक, और बाकी सारी कंपनीज भी इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की वजह से कमबैक कर पा रही हैं। आई होप पैसेज क्लियर हो गया हो। टू लाइनर आप आर्ग्यूमेंट देख सकते हो, यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स हैं और अभी हम ये मान के चलेंगे ये सब ट्रू हैं। चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है मेक इन इंडिया कैंपेन, पहला वाला पढ़ रहा हूँ मैं, मेक इन इंडिया कैंपेन इज हेल्पिंग कंपनीज टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। क्या ये हम एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? हालांकि यहाँ पर मेक इन इंडिया कैंपेन की कोई बात नहीं की गई है, पर हमें ये पता है कि कंपनीज को कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए सपोर्ट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। क्या वो उसका एक आफ्टर इफेक्ट हो सकता है? क्या मेक इन इंडिया की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कोई फेस्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया हो सकता है? क्या यहाँ पर कोई लॉजिक दिख रहा है आपको? क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं फॉर टाइम बीइंग? चलिए इसके कुछ प्रोबेबल चांसेस ज़रूर हैं, कुछ इंडक्शन ज़रूर मुझे यहाँ दिख रहा है, और इसको मैं अभी एक प्रोबेबल आंसर फिलहाल मान के चलूँगा। हालांकि बहुत क्लियर आंसर नहीं दिख रहा है मुझे, बट इसको एक प्रोबेबल आंसर ज़रूर मान के चलूँगा। चलिए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड कहता है सेवरल कंपनीज, ठीक है, सेकेंड कहता है सेवरल कंपनीज आर स्केलिंग डाउन देयर प्रोडक्शन ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नमेंट हेल्प। क्या हम ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेकर के इस आर्ग्यूमेंट में कुछ ढूंढ पाएंगे? क्या इस स्टेटमेंट की वजह से हमारा आर्ग्यूमेंट कहीं कुछ प्रूव होता हुआ दिख रहा है? प्रोडक्शन की कोई बात की गई थी यहाँ पर, हाँ मैन्युफैक्चरिंग की आपने बात की, उसके बेस को बढ़ाने की बात की, पर क्या प्रोडक्शन स्केल डाउन हो रहा था ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नमेंट? क्या इसको एज्यूम कर सकते हैं हम? जी नहीं, अभी तो हम इसको एज्यूम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ कंपनीज का तो हो सकता है स्केल डाउन जरूर दिखाया गया है, यहाँ बताया है ये बात, अदर कंपनीज टू मेक अ कमबैक, बट क्या सारी कंपनीज के लिए ये होगा? बहुत सी कंपनीज तो ऑलरेडी बहुत अच्छा यहाँ मैन्युफैक्चर कर रही होंगी। चलिए देखते हैं, थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ कहता है द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम फॉर कंपनीज इज इनएडिक्वेट एंड अंडर डेवलप्ड। मतलब जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो कंपनीज के लिए बिल्कुल ख़राब है। क्या इसको एज्यूम करके ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म किया जा सकता है? यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग बेस के नए प्रोग्राम की बात की गई थी, तो क्या कुछ अंडर डेवलपमेंट या इनएडिक्वेट मैन्युफैक्चरिंग बेस रहा है हमारा, जिसकी वजह से उनको ऐसा करना पड़ा हो? क्या लॉजिक है इस बात का कोई? जी नहीं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग आज से नहीं है, हम 50-60-70 सालों से हम ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे बहुत सी चीज़ों को। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी एक दिन में नहीं बनी, ऑलरेडी हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे इंडिया में। तो ये बोलना कि हम अंडर डेवलप्ड हैं या इनएडिक्वेट हैं, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो सकता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने। तो अभी तक ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 थोड़े से कम इंडक्शन दे रहे हैं मुझे, बट ऑप्शन 1 काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग एक आंसर है। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ थोड़ा सा दिख रहा हो। क्यों ऑप्शन 1 एक बेटर आंसर हो सकता है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स तो तभी काम करेगा जब उसको कोई पर्टिकुलर नया कैंपेन मिलेगा, और हमें थोड़ी सी इमोशनल नॉलेज ये अभी है कि मेक इन इंडिया कैंपेन चल रहा है, इसकी वजह से हमारा एक फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन हुआ है। क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे वीक इंडक्शन थोड़ा सा है, बट ये एज्यूम किया जा सकता है। थोड़ा सा इमोशनल चार्ज का साउंड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है? तो हम ऑब्वियसली स्टेटमेंट नंबर 1 पर फोकस कर सकते हैं और उसको अपना आंसर बना सकते हैं।
इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल स्टेटमेंट 1 को ही इको किया गया है। मेक इन इंडिया कैंपेन इज हेल्पिंग कंपनीज टू फॉर्म अ बेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन इज एन इंटरफेस बिटवीन द टू, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट 2 एंड 3 थोड़े से सुपरफ्लुअस होंगे, अभी वो थोड़े से कॉन्ट्ररी होंगे हमारे कंटेंशन को लेकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है apocalyptically raging Australian bushfires, fearsome flash floods in Jakarta, New Delhi experiencing its coldest December day in over a century, the ominous portents at the turn of the decade are a resounding call from nature to humankind to pay heed। यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात की गई है, ऑस्ट्रेलिया की बुशफायर्स की बात की गई है, जकार्ता के फ्लैश फ्लड्स की बात की है हमने, और न्यू दिल्ली में जो कोल्डेस्ट दिसंबर हुआ उसकी बात की है। सदी की सबसे सर्दी हुई है सबसे ज़्यादा। तो पहला प्रेमाइस हमसे ये कहता है कि इन्वायरमेंट को ध्यान न देते हुए हमने ह्यूमन काइंड ने बहुत बड़ी गलती की है और हमें इसके ऊपर रिसाउंड करना पड़ेगा, हमें फिर से कुछ कॉल्स देने होंगे और हमें ध्यान देना होगा इन सब चीज़ों पे। चलिए सेकंड प्रेमाइस देखते हैं। By now the Australian fires aided by high daytime temperatures have consumed nearly 6 million hectares of brush, forest and farms, यानी bush, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ब्रश नहीं होगा, ये bush होगा, forest and farms forcing thousands of people to flee, यानी हज़ारों लोग बेघर हो गए वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की फायर्स की वजह से। Across the ocean the smoke from the fires is painting even New Zealand's sky an ominous orange, यानी कि इतना ज़्यादा स्मोक उस फायर से हुआ कि न्यूजीलैंड के जो स्काई थे वो ऑरेंज कलर के हो गए, हमें दिखने लगे। चलिए नेक्स्ट प्रेमाइस क्या कहता है इसी पैसेज में। बिल्कुल ये पैसेज खत्म हो चुका है, अब हम देखेंगे स्टेटमेंट्स। एवरी रिच कंट्री दैट रिफ्यूजेस हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट द ग्लोबल क्लाइमेट, मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। एवरी रिच कंट्री दैट रिफ्यूजेस हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी to act against the global climate emergency contributes to global status quo। क्या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर मेरा आर्ग्यूमेंट बना है? क्या यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की गई थी या किसी ग्लोबल स्टेटस को हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट में? जी नहीं, हमें तो सिर्फ एनवायरनमेंट की बात की गई है अभी तक। यहाँ पर हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि एनवायरनमेंट के साथ हमने कुछ गलत किया है ह्यूमन काइंड ने। चलिए सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, वो क्या कहता है। वो कहता है ऑस्ट्रेलिया जनरेट्स ऑलमोस्ट 17 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन पर पर्सन एवरी ईयर एज कंपेयर टू 2 टन्स बाय ईच पर्सन इन इंडिया। ये भी कुछ एक्स्ट्रा लोडेड इन्फॉर्मेशन है। क्या इस पर मेरा आर्ग्यूमेंट एज्यूम हम करके चल सकते हैं कि एनवायरनमेंट में कुछ दिक्कत आई होगी? जी नहीं, मुझे अभी तक नहीं लगता। चलिए फिर भी तीसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। वाइल्ड फायर्स, फ्लैश फ्लड्स एंड एब्रप्ट लो टेम्परेचर्स आर द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेग्लिजेंस टूवर्ड्स इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर बात की गई है नेग्लिजेंस की, बिल्कुल वो तो हमें महसूस हो रहा था पहले आर्ग्यूमेंट में, और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की भी आपने बात की थी, वाइल्ड फायर्स की भी आपने बात की थी, फ्लैश फ्लड्स की भी बात की, और ये जो ह्यूमन एक्टिविटी की जो हमारी जो बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी है ये और नेग्लिजेंस, ये दोनों मिला करके हमारे ये सारी चीज़ें अभी तक हुई हैं। क्या इसके बेसिस पर हमारा आर्ग्यूमेंट फॉर्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो हमने आर्ग्यूमेंट फॉलो किया है वो इस तीसरे स्टेटमेंट पे क्लियरली होता हुआ दिख रहा है। आप ये अज्यूम कर सकते हो इन तीनों चीज़ों को और उसके बेसिस पे ये आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की फायर्स ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड के जो स्काई हैं वो भी ऑरेंज हो गए, और जकार्ता में फ्लैश फ्लड्स आ गए, दिल्ली में बहुत सर्दी हो गई, शायद ये फायर्स की वजह से हुआ हो। बिल्कुल हम बोल सकते हैं, यहाँ पर वो इंड्यूस हम कर सकते हैं उस चीज़ को। तो वो एजम्पशन सिर्फ स्टेटमेंट 3 में होगा। तो अगर आप ऑप्शंस देखो तो सिर्फ डी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होगा, ओनली 3 हमारा आंसर होना चाहिए। इसका डिस्कशन भी हमने यहाँ पे किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, पॉज करके आप देख सकते हो। जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसको पॉज ज़रूर करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिएगा और फिर मेरा डिस्कशन देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? द ब्यूबोनिक प्लेग devastated the world for centuries and at one point killed a quarter of the population from the Caucasus to Carthage। ये कुछ सिटीज़ के नाम लिए गए हैं, बहुत ही एंशिएंट सिटीज़ हैं ये, इसलिए आज नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि बुबोनिक प्लेग तो हमें मालूम है कि बहुत पहले हुआ था, करीब 600 साल पहले, 1400 या 1500 सेंचुरी के आसपास की बात है।
येट नो बडी इन ऑल दोज ईयर्स एवर थॉट ऑफ गिविंग द सिल्क रूट की भी बात की गई है, तो वे भी हज़ारों साल पुरानी की बात है, कुछ 600-700 साल पुरानी बात है। अ मिस और नॉट सेटिंग ऑफ ऑन शिप्स विद स्पाइसेस एंड कैलिसियो, यानी कि उस समय जब शिप्स पे बिजनेसेस हम करते थे, हम यहाँ से स्पाइस ले जाते थे और वेस्टर्न कंट्रीज़ को बेचते थे, या जो भी हमारा बिजनेस चाइना से सिल्क रूट होते हुए इंडिया के थ्रू होते हुए हमारे बाकी सारे अदर वेस्टर्न कंट्रीज से बिजनेसेस होते थे, ग्रीक्स से बिजनेस होते थे, तो वो सारे यहाँ पे बताए गए हैं। चलिए अब पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इस आर्ग्यूमेंट को कैसे फॉर्म किया गया होगा। द बिजनेस इन दोज डेज वर अबव द वैल्यू ऑफ अ पर्सन। क्या ये थोड़ा सा इमोशनल स्टेटमेंट है? ये पहला स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ा, क्या ये थोड़ा सा इमोशनल लग रहा है देखने में? बिल्कुल लग रहा है। इतना इमोशनल नहीं हम सोच सकते, हो सकता है उस दौरान ऐसा कुछ होता भी हो, लोगों को वैल्यू नहीं पता हो लोगों की, बट इस बारे में हम कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते। चलिए स्टेटमेंट 2 भी देख लेते हैं। साइंटिफिक नॉलेज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस वाज नॉट एडवांस इन दोज डेज। ये तो कंफर्म बात है, बिल्कुल उस समय इतनी साइंस डेवलप नहीं थी और लोगों को प्लेग के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता होगा। ऑब्वियसली हमें लॉजिकली सोचना है यहाँ पर, हमें इमोशनल ज़्यादा नहीं सोचना है। हाँ, पहला वाला जो प्रेमाइस, पहला जो स्टेटमेंट दिया है वो इमोशनल हो सकता है थोड़ी देर के लिए, बट लॉजिकली अगर हम सोचें तो सेकंड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। साइंटिफिक नॉलेज लोगों के पास बहुत कम रही होगी उस दौरान, और इसीलिए उनको प्लेग का आइडिया नहीं होगा और वो अपना आराम से बिजनेस करते रहे होंगे और वो फैलता गया होगा शिप्स के थ्रू। जैसे लोग इधर से उधर गए होंगे, यहाँ से इंडिया से गए होंगे यूरोप, वहाँ पर भी फैलाया होगा, फिर दूसरी कंट्रीज़ में गए होंगे, वहाँ फैलाया होगा प्लेग को। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। ऐसे ही तीसरा भी देख लेते हैं। देयर वॉज अ लैक ऑफ मास मीडिया एंड सेंट्रलाइज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस इन दोज डेज। बिल्कुल ना कोई मास मीडिया था जिससे ये न्यूज़ फैल सकती थी, जिससे पता चलता लोगों की कि ऐसा कोई पैंडमिक है जो आ चुका है, और लोग अपना बिजनेस रोक देते कुछ टाइम के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवल रोक देते। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट 2 और 3 हम एज्यूम करके इस आर्ग्यूमेंट को फॉर्म कर सकते हैं? जी हाँ, पर स्टेटमेंट 1 एक बहुत ही इमोशनल स्टेटमेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 जहाँ हमें मिलेगा उस पर टिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं, व्हाट ऑप्शंस वी हैव गॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली 3, ओनली 2 एंड 3, तो ऑप्शन बी हमें दिख गया। बाकी हम ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकते हैं और ऑप्शन बी पर टिक कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन फिर मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, और अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। रात के 12 बजे आप पूछोगे तो मैं उसका जवाब दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा आज का डिस्कशन का ये। इट्स ऑलमोस्ट 50 ईयर्स सिंस बांग्लादेश अचीव्ड लिबरेशन विथ इंडियाज हेल्प आफ्टर अ ब्लडी वॉर विथ पाकिस्तान। ये एक इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें कि बांग्लादेश ने ऑलमोस्ट 50 साल की आज़ादी मिली थी उसको, और वो भी इंडिया की मदद से, पाकिस्तान से युद्ध करने के बाद। नॉट मैनी गेव द कंट्री अ चांस, मतलब कंट्री को कोई ज़्यादा लोगों ने वेटेज नहीं दिया उनके प्रोग्रेस को लेकर के। नॉट ओनली हैज़ इट रिकॉर्डेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स, it has left Pakistan behind in important areas such as per capita GDP। इसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर इन्होंने ये बात बोल दी है कि पाकिस्तान से भी वो आगे निकल चुके हैं, चाहे वो इकोनॉमिक या सोशल इंडिकेटर्स दोनों में आप देखोगे उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। ठीक है, चलिए 2 बातों को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जो हमें दिए गए हैं। अ लो इनकम कंट्री, पहला मैं पढ़ रहा हूँ, अ लो इनकम कंट्री सच एज बांग्लादेश offers relevant lessons to design the set of changes needed to attract more economic progress in India। जी हाँ, ये एक स्टेटमेंट है और अच्छा स्टेटमेंट है, बट ये इन्फर हम ज़रूर कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट में से, पर क्या इसके बेसिस पर अपना आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं? जी नहीं। ये जो पहला स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है ये करेक्टली इन्फर किया जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश ने मेहनत की है और उन्होंने हमारे लिए एक लेसन बनाया है कि हमारे बाद उनको आज़ादी मिली, बट फिर भी आज उनका जीडीपी हमसे ज़्यादा है और हमें उससे, उनके इकोनॉमिक प्रोग्रेस से लेसन्स लेने चाहिए। तो ये एक इन्फ्रेंस है, एक कोर्स ऑफ एक्शन भी हम बोल सकते हैं, सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शन भी है। चलिए 2 और 3 भी देख लेते हैं। 2 कहता है बांग्लादेश विल सरपास इंडिया इन पर कैपिटा जीडीपी टर्म्स इन कमिंग फ्यू ईयर्स, यानी आने वाले सालों में इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी अगर आप देखो तो उसको भी वो क्रॉस कर जाएगा। तो ये फ्यूचरिस्टिक बात होगी, क्या इसके बेसिस पर मैं अपना ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म कर सकता हूँ? जी नहीं। बांग्लादेश हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम, चलिए हो सकता है उनका एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम हो, तो क्या हम ये उनके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम को की बात को हम ये मान के चलें कि उन इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है कि उनके इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर्स बहुत ऊपर हो गए?
जी नहीं, हमें कंफर्म नहीं है, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। इन दोनों के बीच का रेलेवेंस हमें इस बात का अभी एग्जैक्टली नहीं पता है। हाँ, आपने ये ज़रूर बताया कि उन्होंने मेहनत करी है और कंसिडरेबल प्रोग्रेस किया है, इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर्स ठीक किए हैं, पर वो क्या बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम है, इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो क्या इसके एजम्पशन, इसको पर्टिकुलर को एज्यूम करके हम अपना आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं? एग्जैक्टली नहीं बोल सकता। तो नाइदर वाला ऑप्शन हमें जहाँ मिलेगा हम उसको टिक करेंगे। तो क्या ऑप्शंस हैं देख लेते हैं, चलिए। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं, ए ओनली 1, बी ओनली 2 and 3, सी कहता है ओनली 3 and 4, डी हमें दिख गया नन ऑफ 1 2 3, इस पर हम टिक करके आएंगे और ये एक करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये एजम्पशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, और अगर इस पर आपको और सवाल चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें इस बारे में, ताकि मैं इसी पर्टिकुलर लेक्चर को और आगे सवाल आपको इसमें और करा सकूं, ताकि आपको और क्लियरिटी हो। नहीं तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चला जाऊंगा। ठीक है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, इस समय आपका समय वेस्ट नहीं किया जा सकता। पर जितनी क्लियरिटी आ सके कॉन्सेप्ट में, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप और ज़्यादा तैयारी करके जाएं और हथियार आपके पास हों। जब आपके सामने सवाल आए, रियल टाइम में क्वेश्चन सामने आए एग्ज़ाम में, तो कॉन्सेप्ट ज़रूर बैक ऑफ माइंड में हो, और कॉन्सेप्ट्स ही हमारे मेन सॉलिड स्ट्रेंथ होती है एग्ज़ाम टाइम पे। आपके वो जो 5 सेकेंड और 10 सेकेंड स्ट्रैटेजी है वो वहाँ पर काम नहीं आती, वहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड सेट में होता है वही काम आता है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। डाउट्स हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ाई करते रहें। साइनिंग ऑफ फ्रॉम मी।